Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर। पीआईबी के न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम जानेंगे इसके बारे में। Ministry of Coal has excluded certain coal mines from development to protect forest area, including the Lemru Elephant Corridor. This is being done as the ministry strives to strike a balance between increasing coal production and preserving the environment. जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है कुछ कोल माइंस को डेवलपमेंट को लेके, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके फॉरेस्ट एरिया को, जिसमें कि आपका लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर भी आता है। ये किया जा रहा है मिनिस्ट्री के द्वारा ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके इंक्रीजिंग कोल प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन को लेकर एनवायरमेंट का। लेमरू एलिफेंट रिजर्व के बारे में हम जान लें, ये कहाँ लोकेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। Lemru Elephant Reserve, HDO Aranya Forest in the Korba district of Chhattisgarh aims to reduce human-elephant conflict as elephant migrate from Odisha and Jharkhand. This biodiversity area, often called the lung of Chhattisgarh, also contains significant coal deposit. जो आपका लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, हचडीओ अरनिया फॉरेस्ट, जो कि आपका कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसका मकसद है कम करना ह्यूमन एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि एलिफेंट माइग्रेट होते हैं ओडिशा और झारखंड से कई बार और इस रीजन पे आते हैं, जिस कारण ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट कई बार हो जाता है। ये जो बायोडाइवर्स एरिया है इसको लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं और ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है कोल के डिपोजिट को लेके भी। State government notified the reserve conservation reserve in October 2020 under the section 36A of the Wildlife Protection Act 1972 और स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था रिजर्व को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में अक्टूबर 2020 पे, जो सेक्शन 36A है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, इसके माध्यम से। In India, elephant reserve and corridor have no legal sanctity under any law, including Wildlife Protection Act 1972. The act mentions only national park, wildlife sanctuary, conservation and community reserve, collectively called protected area. और भारत में जो एलिफेंट रिजर्व या कॉरिडोर है इसको कोई भी लीगल सैंक्टिटी नहीं दिया गया है किसी भी लॉ के अंतर्गत, इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें इंक्लूडेड है। ये जो एक्ट है ये सिर्फ मेंशन करता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व, जिसको कलेक्टिवली हम प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं, उसके बारे में ही। एचटीओ फॉरेस्ट के बारे में भी हम जान ले। HDO forest spanning over 120 square kilometer and is often called the lungs of Chhattisgarh is said to be the largest contiguous stretch of dense forest land in central India. जो आपका HDO फॉरेस्ट है जो कि फैला हुआ है 120 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे, जिसको कई बार लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे है, क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लार्जेस्ट कंटिग्यूअस स्ट्रेच है डेंस फॉरेस्ट लैंड का सेंट्रल इंडिया के लिए। ये आप देख सकते हैं एचडीओ जो बताया आपका एरिया का, जो कोलफील्ड का कहाँ पे पड़ रहा है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट को भी दिखाया गया है, ये छत्तीसगढ़ में आपका। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साउथ चाइना सी। तो हम जानेंगे साउथ चाइना सी के बारे में। पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। इन रिसेंट डेवलपमेंट इन द साउथ चाइना सी, टेंशन हैव एस्केलेटेड बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। जो अभी हाल ही में डेवलपमेंट हो रहा है साउथ चाइना सी में, इसके कारण फिर से जो टेंशन है आपको बढ़ गया है चाइना और फिलीपींस के बीच में। Philippines have accused Chinese Coast Guard vessel to intentionally colliding with its vehicle while on a resupply mission in the disrupted region near the second Thomas Shoal within the Philippines exclusive economic zone where both nations claim sovereignty. फिलीपींस ने आरोप लगाया है चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल के ऊपर कि इन्होंने इंटेंशनली कोलाइड किया था उनके व्हीकल के साथ जो रिसप्लाई मिशन में था डिस्प्यूटेड रीजन के पास, सेकंड थॉमस शोल के पास। फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये एरिया पड़ता है, लेकिन दोनों ही नेशन क्लेम करते हैं इसके ऊपर अपने सॉवरेनिटी को। साउथ चाइना सी के बारे में हम जान ले। साउथ चाइना सी जो है ये आपका एक आर्म है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का साउथ ईस्ट एशिया में। ये लोकेटेड है साउथ ऑफ चाइना में, ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम में और वेस्ट ऑफ फिलीपींस में। नॉर्थ में जो है आइलैंड आपका बोर्नियो का है। ये मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट भी है जहां से 1/3 वर्ल्ड का शिपिंग जो है पास होता है और ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली, इस कारण इसके जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। मल्टीपल कॉन्टेस्टेड आइलैंड है इस रीजन में। कौन कौन सा आइलैंड है जिसको लेकर प्रॉब्लम है, तो बहुत सारा है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में हम जान ले। जैसे पार्शल आइलैंड है, इसको क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा भी, ताइवान के द्वारा भी, वियतनाम के द्वारा भी। स्पार्सली आइलैंड है जिसको क्लेम किया जाता है चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनी, फिलीपींस के द्वारा। स्कारबोग है जिसको कि क्लेम किया जाता है फिलीपींस, चाइना एंड ताइवान के द्वारा। Additionally, China has been constructing artificial island in this region since 2010. The 2016 UNCLOS Profiling dismissed China claim within the 9-dash line and clarified that the disputed islands are not in the maritime entitlement.
और साथ साथ चाइना जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है आर्टिफिशियल आइलैंड को भी इस रीजन पर 2010 के बाद से ही। 2016 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी का जो रूलिंग आया था इसने डिसमिस कर दिया था चाइना के क्लेमिंग को विद इन 9 लाइन के पास, और क्लैरिफाई किया था कि ये जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है वो नहीं आता है मैरीटाइम इंटाइटलमेंट में। ये आप देख सकते हैं जो स्पार्सली आइलैंड, पार्सल आइलैंड सबका बात किया गया है, तो कौन कौन सा है चाइना का 9 मैरीटाइम क्लेम जो है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईईए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023। तो हम जानेंगे आईईए के वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है 2023 का, इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट ग्रोथ इन एनर्जी डिमांड ओवर द नेक्स्ट 3 decades. However, India's industrial sector will emit 30% less CO2 by 2030 and passenger car will emit 25% less CO2 per kilogram driven. जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उनके अनुसार भारत तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहां पे हाईएस्ट ग्रोथ देखा जाएगा एनर्जी डिमांड का नेक्स्ट 3 decade के अंदर। उसके बावजूद भी इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा वो एमिट करेगा 30% लेस CO2 को 2030 तक, और जो पैसेंजर कार है वो एमिट करेगा 25% लेस CO2 को पर किलोग्राम जो ड्राइव किया जाएगा। क्या रीजन है इस असेसमेंट के पीछे का? These changes are attributed to government policy that have lifted people out of poverty and improved their quality of life while addressing climate commitment through increased efficiency and new technology. ये जो चेंजेस है ये एट्रीब्यूटेड है गवर्नमेंट के पॉलिसी से, जिसने लिफ्ट किया है पीपल को आउट ऑफ पॉवर्टी से और इंप्रूव किया है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, साथ साथ एड्रेस किया है क्लाइमेट कमिटमेंट को भी अलग अलग इंक्रीज एफिशिएंसी और न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से। अदर असेसमेंट अबाउट इंडिया, इसके अलावा जो असेसमेंट किया गया भारत को लेके, ओवर द पास्ट 5 years इन इंडिया सोलर फोटोवोल्टाइक हैज अकाउंटेड फॉर नियरली 60% ऑफ न्यू जनरेशन कैपेसिटी। पास्ट 5 years में भारत में देखा गया कि जो सोलर फोटोवोल्टाइक है ये अकाउंट करता है नियरली 60% न्यू जनरेशन कैपेसिटी के लिए। जो फॉसिल फ्यूल का शेयर है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में वो भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो रिड्यूस होगा 80% से 73% तक आ जाएगा गिर के 2030 तक। ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो पीक पे होगा 2025 तक दौरान। आईईए के बारे में हम जान ले। IEA headquarter Paris, founded in 1924, is an autonomous intergovernmental organization to ensure the security of all supplies. Membership 31 country. India is not a member. India is part of association country of IEA. World Energy Outlook is published every year and provide critical analysis and insight on trend in energy demand and supply. जो आपका आईईए है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसको फाउंड किया गया था 1924 पे। ये आपका एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये इंश्योर करता है सिक्योरिटी को ऑयल सप्लाई का। मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो 31 कंट्रीज के मेंबर है, भारत इसका मेंबर नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत इसका मेंबर है कि नहीं है। इंडिया जो है पार्ट है एसोसिएशन कंट्री का आईईए के। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है पब्लिश किया जाता है हर एक साल, और ये प्रोवाइड करता है क्रिटिकल एनालिसिस को और इंसाइट को जो ट्रेंड चल रहा है एनर्जी के डिमांड और सप्लाई में। जो अदर रिपोर्ट है जो कि इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है आईईए के द्वारा, तो वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है इसको भी इसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्यूआर कोड ऑन फूड प्रोडक्ट। तो हम जानेंगे जो क्यूआर कोड की बात कही गई है फूड प्रोडक्ट को लेकर, इसके बारे में। Food Safety and Standard Authority of India has recommended the use of QR code on food product to make information accessible to visually impaired individual. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने रिकमेंड किया है कि उपयोग किया जाना चाहिए क्यूआर कोड का फूड प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल हो पाए विजुअली इंपेयर इंडिविजुअल के लिए भी। ये क्यूआर कोड होता क्या है? क्यूआर कोड या जिसको कि हम क्विक रिस्पॉन्स कोड भी कहते हैं, ये 2 डायमेंशनल बारकोड है जो कि स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को। इसको स्कैन किया जा सकता है स्मार्टफोन या क्यूआर कोड रीडर की मदद से। ये प्रोवाइड करता है क्विक एक्सेस इनकोडेड डाटा के बारे में, जैसे कि वेबसाइट लिंक हो गया, टेक्स्ट हो गया या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। एम ऑफ द मूव बाय FSSAI, क्या मकसद है ये जो मूव लेने के पीछे का FSSAI के द्वारा? This move aims to ensure that everyone, including those with special need, can access to safe food. Food labeling should enable all consumers to make informed choices. ये जो मूव है इसका मकसद है इंश्योर किया जाना कि जो सबको है जिसमें कि स्पेशल नीड वाले भी आते हैं वो एक्सेस कर पाए सेफ फूड को। फूड लेबलिंग जो है वो इनेबल करेगा सारे कंज्यूमर को कि वो इन्फॉर्म चॉइस ले सके। बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्यूआर कोड, क्या फायदा होगा उपयोग करने का क्यूआर कोड का? तो जो उपयोग होगा क्यूआर कोड का, ये सजेस्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा कंप्रिहेंसिव प्रोडक्ट के डिटेल के बारे में, जिसमें कि इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, एलर्जन, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब कुछ प्रोवाइड होगा। ये जो अप्रोच है ये कंप्लीमेंट करेगा एग्जिस्टिंग मैंडेटरी लेबलिंग रिक्वायरमेंट को, जो कि अलाइन कर रहा है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के साथ। व्हाट आर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020? क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन है 2020 का?
ये आपका सेट ऑफ रेगुलेशन है एफएसएसएआई के द्वारा, जो कि एड्रेस कर रहा है जो गैप है प्रीवियस रेगुलेशन को लेके। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि एलर्जन इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट कंट्रीब्यूशन, एक्सपायरी डेट, लोगो, सिंबल। इवन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उनको लेबल करना होगा फूड प्रोडक्ट को सेल के लिए, और लार्ज रेस्टोरेंट चेन को, जो कि इंक्लूड करेंगे इस रेगुलेशन को। एफएसएआई के बारे में भी हम जान ले, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2008 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। ये आपका एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत आता है। इसका स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया फर्स्ट नैनो डीएपी प्लांट। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जानेंगे भारत का जो पहला नैनो डीएपी प्लांट है, इसको कहाँ बनाया जा रहा है। तो यूएन होम मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट इफ्को नैनो डेप लिक्विड प्लांट इन कालोल, गांधीनगर, गुजरात। तो कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है, उन्होंने मिलकर इनॉग्रेट किया था पहला इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट को। कहाँ पे? कालोल, गांधीनगर, गुजरात पे। व्हाट आर नैनो डीएपी या नैनो यूरिया? ये नैनो डीएपी या नैनो यूरिया होता क्या है? नैनो डीएपी या नैनो यूरिया जो है, ये एडवांस एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर है, जिसको डिजाइन किया गया है इंप्रूव करने के लिए न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी को और रिड्यूस करने के लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट को। जो डीएपी लिक्विड है, ये एक इफिशिएंट सोर्स है नाइट्रोजन और फास्फोरस का। इसको डेवलप किया जाता है उपयोग करके नैनो टेक्नोलॉजी का, जो इनहेंस करता है न्यूट्रिएंट डिलीवरी को प्लांट के लिए, जिसके कारण क्रॉप का यील्ड जो है वो बढ़ता है और लेस फर्टिलाइजर का उपयोग होता है। क्या महत्व है इसका? जो इंट्रोड्यूस किया गया है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को, इसको देखा जा रहा है एक ग्राउंड ब्रेकिंग एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट के रूप में, जिसका मकसद है रिड्यूस करना यूरिया के उपयोग को और प्रमोट करना नेचुरल फार्मिंग को। इसका जो पोटेंशियल है कि ये सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है अगर अडॉप्ट किया जाए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा नेशन वाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेनिफिट है इसका, उसको तो इंक्रीज करेगा ये सरफेस एरिया को। जो नैनोसाइट पार्टिकल है, इसका जो लार्ज सरफेस एरिया होता है, ये मदद करेगा न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में। इंप्रूव सॉलिबिलिटी को भी इंप्रूव करेगा। नैनो पार्टिकल डिजोल्व हो जाता है आसानी से वाटर में, ये इंश्योर करेगा न्यूट्रिएंट के अवेलेबिलिटी को। टारगेटेड डिलीवरी, जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ये इनेबल करेगा कंट्रोल न्यूट्रिएंट रिलीज को प्लांट के रूट पे। रिड्यूस लीचिंग, नैनो फर्टिलाइजर जो है वो लोअर कर देगा लीचिंग के पोटेंशियल को, रिड्यूस करेगा एनवायरमेंटल इंपैक्ट को। स्मॉलर पार्टिकल जो है वो फैसिलिटेट करेंगे बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को प्लांट के रूट में। इफ्को के बारे में हम जान ले, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ्को जो है, जिसको कि हम इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, इसको फाउंड किया गया था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। ये आपका एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इफ्को जो है, इसको पूरी तरीके से ऑन किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जो सोसाइटी है वो इंगेज है बिजनेस में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए फर्टिलाइजर का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और जरा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.